हेलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज। हम कल पढ़ चुके थे, काफी हद तक हम एनवायरमेंट के बारे में देख चुके थे, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्या क्या कॉज कर सकता है। तो हम जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हम एनसीईआरटी को लेते हैं साथ में, और एनसीईआरटी से थोड़े बहुत अगर हमें कुछ साइड में कुछ एक्स्ट्रा टूल्स इकट्ठे करने तो वो भी हम इकट्ठे करते चल रहे हैं, ठीक है। बट हम हमारा फोकस एनसीईआरटी से दूर नहीं लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है मोस्टली वो यही हो रहा है कि सिंपल टू द पॉइंट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को इलैबोरेटेड फॉर्म में हम उसको स्टडी करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे कल, तो कुछ और टाइप के पॉल्यूटेंट्स भी हम देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे? जो टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम निकलता जा रहा है उसके साथ साथ वो डिग्रेड नहीं हो, या फिर इतने स्लो डिग्रेड हो कि उससे हमको फर्क ही ना पड़े। एक तरीके से मतलब वो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं। तो मतलब कि जैसे कि अपन बात कर सकते हैं बेंजीन हो गया, जैसे आप बात कर प्लास्टिक्स बात कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड्स की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होंगे आसानी से, और जब डिग्रेड नहीं होंगे तो ये एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे, और एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एज ए पोल्यूटेंट वर्क करेंगे, ठीक है। तो जब ये एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे तो आपका सॉइल पॉल्यूशन, दूसरा आपका वाटर पॉल्यूशन, दूसरा आपका एयर पॉल्यूशन, सारे पॉल्यूशन के अंदर ही क्या काम करेंगे, अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी कॉज करने के चांसेस पूरे पूरे रखेंगे। तो अब हम क्या करें कि अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको ओवरकम करें। तो अगर हम ओवरकम करने की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को अगर हमको ओवरकम करना है तो कुछ हमको हमारी तरफ से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो सिर्फ बेसिकली इनके लिए अगर बात करें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को कि हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं 4R। जैसे कि हम बोले दे कैन बी रिसाइकल्ड, उनको रिसाइकल कर सकते हो आप, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उनका यूज क्या कर दो, कम कर दो, रिड्यूस, उसको यूज में थोड़ा कम कर ले, या फिर किसी भी एक चीज को क्या कर ले हम रीयूज कर ले। रीयूज का मतलब क्या होता है, एक बार यूज में लिया उसको कहीं और दोबारा यूज में ले लो, उसी का चीज को किसी और काम में यूज में ले लो। एक और हम ले सकते हैं दैट इज नॉन एज रिफ्यूज। एक नई चीज हमने जोड़ी है रिफ्यूज। ये क्यों जोड़ा हमने यहाँ पर? यहाँ रीजन इसको जोड़ने का ये था कि हम चाहे शुरू से ये मना कर सकते हैं हमें प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन बैग्स यूज में नहीं लेने, तो हम यहाँ पर रिफ्यूज को यूज में ले सकते हैं। ये आप 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके होंगे जरूर, ठीक है। तो हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और दूसरे आपके कौन से बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो तुम शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे अभी तो प्रेजेंटली। जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, बनाना पील हो गया, आपके घर के जो भी वेस्ट मटेरियल्स हो गए, कौन से वेस्ट मटेरियल, जो आपके फूड जो है उसका वेस्ट मटेरियल, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हम पहले भी देख चुके हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या था, जो सिंपली एक सोर्स से निकल कर आ रहे हैं और जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में बने उसी फॉर्म में रहे, दीज आर नॉन एज द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे डीडीटी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के मिलने की वजह से, एग्रीगेशन की वजह से जो फॉर्म हुए, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जिसके हम बात कर सकते हैं क्या, फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन और द पेन, ठीक है। आगे देखें अगर तो अब हमने पॉल्यूटेंट्स को क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है? अगर अपन बात करें, फर्स्ट है एग्जिस्टेंस, नेचुरल डिस्पोजल एंड परसिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में क्या हो जाएगा, जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो अर्थ के ऊपर क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसको 2 फॉर्म में डिवाइड किया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि किसी एक परमिसिबल लेवल से ज्यादा अगर वो है, अगर सिर्फ क्वांटिटी एक परमिसिबल लेवल है कि भाई इतने तक तो ठीक है, एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म नहीं पहुंच रहा है, पर उससे ज्यादा अगर वो आगे उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा अगर वो हो रहा है तो उसको हम पॉल्यूटेंट में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसका एग्जांपल कौन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 कंसंट्रेशन इन द एयर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं परमिसिबल लेवल ठीक है, इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हो गया तो हमको क्या काम कॉज कर सकते हैं, ये पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब ये, चाहे वो कम अमाउंट में हो चाहे वो ज्यादा अमाउंट में हो, हमेशा वो पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करेंगे और करेंगे और करेंगे, ठीक है। तो वो कौन है, आपके पेस्टिसाइड हो गया, डीडीटी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये सारे आपके क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्वांटिटेटिव में मतलब क्या होता है
उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हो भी जाए तो उसको अपन किससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव चाहे उसका लेवल कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम बात करें नेचुरल डिस्पोजल में, तो अभी अपन ने देखा क्या बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, अभी हम समझ चुके हैं इसको। देन परसिस्टेंस, जिसके हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का अपन बात में प्लास्टिक वेयर डीडीटी सब प्राइमरी में है, जैसे फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेंगे, बट अगर इनमें रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से आपके क्या बन सकते हैं, पेन बन सकता है, ओजोन बन सकता है, मतलब पेरिसाइल नाइट्रेट पेन जो आपका फुल फॉर्म है, वो आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन हो सकता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर आपके ओजोन आ जाएगा और आपके स्मोक भी आ सकता है, क्योंकि स्मोक में क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, इसी वजह से हम उसको क्या बोल देते हैं, स्मोक बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई है कि पोल्यूटेंट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस में, नेचुरल डिस्पोजल में एंड परसिस्टेंस के अंदर। ठीक है, काम की चीज ये दो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एग्जिस्टेंस के फॉर्म में भी हम कल हल्का हल्का बता चुके थे, आज उसका पढ़ने वो डिटेल में कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब बताओ प्राइमरी पोल्यूटेंट बार बार बताने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, और क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी समझाने की जरूरत है, जो भी जरूरत नहीं है दोबारा समझाने की। हमने बोला प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिक्सचर से, उसके रिएक्शन की वजह से, इन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर कुछ नई चीज बनती है विच इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू द अर्लियर वन, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, चलो तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का हम एग्जांपल देखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला अपन ने एग्जांपल लिया है किसका, स्मॉग का। तो स्मॉग क्या है, स्मॉग में खुद देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय मींस ऑफ स्मोक प्लस फॉग, SMO ले लिया जी, स्मॉग प्लस फॉग। अब समझना इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं धुआं, एक जो हल्का हल्का उठता है सिगरेट का धुआं बोलते हैं, इसको स्मोक बोलते हैं, और एक धुंध पड़ती है दैट इज फॉग। अगर ये दोनों मिक्सचर हो जाए इन दोनों का तो क्या बोलते हैं अपन, फॉग का, तो स्मोक का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके अंदर विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब अगर विजिबिलिटी, जैसे कई बार बोलते हैं अपन कि दिल्ली में कोहरा बहुत ज्यादा होता है, भाई कोहरा वहां ज्यादा नहीं है एक तरीके से। कोहरा क्यों ज्यादा नहीं है, बेसिकली तो प्लेन एरिया है, कोहरे वाली बात नहीं करेंगे वहां पे हमें बात यूं करनी चाहिए कि वहां पर स्मोक ज्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है पहली बात, तो स्मोक ऑटोमोबाइल्स की इससे बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है, और वहां पर थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का भी फॉग है तो वो तो स्मोक के साथ मिलकर क्या बना लेगा, स्मोक बना लेगा। इसी वजह से आपने देखो दिल्ली जो दिल्ली चंडीगढ़ की बात नहीं करनी चाहिए ज्यादा, दिल्ली की बात करें अगर अपन, कानपुर की बात करें, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि धुंध सी छा रही है, बहुत ज्यादा, इसमें विजिबिलिटी एकदम काफी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि हम चल भी रहे तो अराउंड 200 मीटर से तो हमें विजिबिलिटी, हम बोले 50 मीटर की विजिबिलिटी कई बार नहीं होती है, इतनी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, चलो तो अब बेसिकली ये होता कैसे है, अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जिसमें स्मॉग जो अपन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, आपका लॉस एंजलिस स्मॉग और द फोटोकेमिकल स्मॉग। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, केस स्टडी है बहुत शानदार वाली। इसमें क्या था बेसिकली, एक तो स्मॉग प्लस फॉग प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये सब एनवायरमेंट में प्रेजेंट थे, और उस एनवायरमेंट में टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर ज्यादा हुआ वहां पर, और टेम्परेचर ज्यादा हुआ और साथ में सन से क्या आ रही थी वहां पर, यूवी रेडिएशन आ रही थी, तो यूवी रेडिएशन ने इस पर इफेक्ट डाला और इन सब ने मिलकर क्या बनाया, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाया, इसका नाम क्या था, पेन, साथ में एक ओजोन, ये भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इससे बना, ये भी हो सकता है और इसका कोई दूसरा फॉर्म भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कि हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट से हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहाँ पर इन सबकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसकी विजिबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई इसके अंदर। अब क्या हुआ, ये जो बना इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हुआ, मोर हार्मफुल हुआ, मोर डेंजरस हुआ एज कंपेयर टू द प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, बट इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर एंड यूवी रेडिएशन। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा बेसिकली किसकी वजह से होता है, तुम खुद जानते हो कि अगर सन बर्न हो रहा है, सन बहुत ज्यादा एक तरीके से वहां पर सनलाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा पहुंचेगी। तो इन दोनों की प्रेजेंस में क्या हुआ, दीज ऑल गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी पोल्यूटेंट विच इज द रेडिश ब्राउन स्मोक, और एक तरीके से रेडिश ब्राउन स्मोक बन गया, धुआं ऐसा बन गया जो रेडिश ब्राउन था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ इसकी वजह से, और अब इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हुई।
आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, जलन लगना स्टार्ट हो गई आंखों में, जो कार बाइक से टायर थे वो थोड़े से हल्के हल्के मेल्ट से होने लग गए, मेल्ट मतलब हल्के चिपचिपे से हो गए, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इतने ज्यादा आया वहां पर। तो इसका बहुत बेसिक एग्जांपल था लॉस एंजलिस स्मॉग, ये वहां पर यही रिएक्शन कंप्लीट हुई थी। तो इसी वजह से बोलते हैं कि जो स्मोक और फॉग का जो कॉम्बिनेशन है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसकी वजह से अगर विजिबिलिटी कम हो गई तो देर आर द चांसेस कि वहां पर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और स्किन प्रॉब्लम्स, अगर ये सब चीजें हो गई तो स्किन प्रॉब्लम्स हो गए आपका, ठीक है, और आपकी आईज प्रॉब्लम हो गई, तो जहां जहां पे आपके एपिडर्मल टिश्यूज थोड़े से सॉफ्ट भी है तो वहां पर इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगा इसका, ठीक है। चल अब इसके और इफेक्ट क्या थे, तो इसके अंदर ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है दैट इज पेन। तो पेन ने क्या काम करता है, ये इनहिबिट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द फोटोसिस्टम इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए फोटोलाइसिस जो वाटर को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। कैसे करता है, अगर अपन बात करें जैसे हम बोलते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड Cl माइनस। तो ये ब्रेक होता है किसके अंदर, H प्लस में प्लस O2। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस कर दें इसको, ये लो, ठीक है, और साथ में हम चाहो तो ये जोड़ दो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। वाटर को अपन ने किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर दिया। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हुआ है, तो इसके अंदर इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को कौन इनहिबिट करेगा, आपका पेन इनहिबिट करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। मींस ये किसके अंदर होता है, बेसिकली आपका जो फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसी टाइम पर आपका क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो इसको वो इनहिबिट कर रहा है। तो अगर वो इसको इनहिबिट करेगा तो जरा मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, जो आपके यहाँ पर फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 को रन करवा रहे थे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली क्या रिलीज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो क्या फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट आएगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट आएगा, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। पेन स्टॉप्स और इनहिबिट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन मतलब कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इनहिबिट द फोटोसिस्टम 2। क्योंकि हम पहले चलता है क्या, फोटोसिस्टम 2, बाद में चलता है कौन सा, फोटोसिस्टम 1। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी। पहले ये डिस्कवर हुआ, बाद में ये डिस्कवर हुआ था, नाम उसके दिए गए, ठीक है। चलो, पेन ऑल्सो इनहिबिट द क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन मतलब कि हम जानते हैं जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर अपन बात करें इस तरीके से कि मैग्नीशियम तो बीच में होता है और आसपास रिंग बने हुए होते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोरफायरिन रिंग, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक रैकेट शेप स्ट्रक्चर होता है और ये फाइटोल टेल कहती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को इनहिबिट भी करेगा, इसको फॉर्मेशन नहीं होने देगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका बेसिकली पेन क्या काम कर रहा है, एक तो आपको फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और साथ में अगर हम बात करें क्लोरोफिल फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। अगर क्लोरोफिल फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से एक चीज होगी, क्या चीज होगी भाई, उसकी वजह से आपके जो भी फोटोफॉस्फोराइलेशन की रिएक्शंस है वो कंप्लीट नहीं चल पाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। और हम जानते हैं द बेसिक फॉर्म जो क्लोरोफिल ए है, जो यूनिवर्सल पिगमेंट है सारे प्लांट्स के अंदर, वही जब नहीं बन पाएगा तो आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब दूसरी आती है हमारी किसकी, लंदन स्मोग और द सल्फर स्मोग। अब इसमें समझना बहुत खतरनाक काम हुआ था। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ था, H2SO4 का। इसमें क्या हुआ था, जब कोल की बर्निंग हुई, साथ में स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर ऑक्साइड, ये लो टेम्परेचर में क्या हुआ, एक दूसरे के साथ क्या किया, इन्होंने रिएक्शन किया और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन किया, दैट इज द फॉग ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इस सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या हुआ, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, ठीक है, स्किन के ऊपर रैशेस बनना स्टार्ट हो गए, और कई लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हुई। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल है किसका, लंदन स्मोग, जो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है स्मोग, जो हम पढ़ रहे हैं स्मोक प्लस फॉग, उसका आपका दूसरा एग्जांपल है, दैट इज द लंदन स्मोग और द सल्फर स्मोक, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का है वो कौन है, आपका एसिड रेन। अब एसिड रेन को हम क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। एसिड रेन क्या पढ़ता है, एसिड रेन में क्या होता है, अगर अपन बात करें क्या होता है, जो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली, जब वो
ऊपर उठते हैं इस तरीके से, तो ऊपर आपके क्लाउड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वहां पर आपको वेपर फॉर्म में वाटर बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उनके साथ क्या कर देते हैं, ये कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि बाय मींस ऑफ एडहेसिव फोर्सेस क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके वो डाउनपोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डाउनपोर कैन बी वेट डिपोजिशन और कैन बी ड्राई डिपोजिशन, मतलब कि वो पानी, या फिर हम बात करें वाटर की फॉर्म में भी नीचे आ सकते हैं, या फिर अगर अपन बात करें तो वो बर्फ की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आ सकते हैं, या फिर ड्राई डिपोजिशन मतलब कि वो एयर के अंदर ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, और कोई भी मॉन्यूमेंट है या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बेसिकली बिल्डिंग है तो उससे चिपक सकते हैं वो आसानी से जाकर, तो उसका जो टेक्सचर है उसको वो खराब करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि एसिड रेन दो तरीके से हो सकती है, इट कैन बी वेट डिपोजिशन और बाय ड्राई डिपोजिशन। तो अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमने क्या बोला, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, साथ में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, वो कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। किस रेशो में, 7:3 के रेशो में ये इसको फॉर्मेशन करेगा। अब एसिड रेन से भी हम जानते हैं सबसे खतरनाक काम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कई बार ऐसा ही बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए पहली बारिश में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर एसिड रेन के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है अभी, जो आपके किस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, जो अभी एनवायरनमेंट के अंदर ही फ्लोट कर रहे हैं, तो अगर पहली बारिश होगी तो वो सडन फॉर्म में नीचे आएंगे, जो ऊपर से उनके बाद दूसरे वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, तो जो बीच में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स है जिसके अंदर आपका मेन कंसंट्रेशन एसिड रेन का था, तो वो भी साथ में नीचे आएगा, तो इस वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं पहली बारिश में कभी नहीं नहाना चाहिए, तो आप सेकंड या थर्ड बारिश में नहाओ, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से कई बार हम ये भी बोलते हैं रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट ये चीज जरूर ध्यान रहे, रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, बट नॉट द फर्स्ट रेन प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। अब इसी की वजह से क्या होता है आपका, जैसे अब एसिड रेन होती है तो जो रेन वाटर है जिसका पीएच अप्रोक्स टू 6.7 6.8 तक चलता है, एक नॉर्मल पीएच है, बट जिस एसिड रेन होने की वजह से उसका पीएच आपका 3 to 4 तक पहुंच जाता है। तो हम जानते हैं जब 0 to 7 से थोड़ा सा कम तक भी 7 तक जाते हैं तो एसिडिक नेचर चलता है, 7 to 14 बेसिक चलता है, बट अगर एग्जैक्ट 7 की बात करें तो वह न्यूट्रल हो जाती है ये चीज, ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन की वजह से NO2 + SO2 + H2O gives H2SO4 एंड HNO3। अभी एसिड रेन की वजह से ही आपके जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है वो भी क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात कर रहे हैं अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट बात कर रहे हैं, फटाफट इसको अपन क्या करें, पहले कॉपी करें जल्दी से। तो आगे देखें, और हमको क्या देखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सिंपल सी बात है, ज्यादा सिंपल अगर समझें इसको एक टर्म में बस, तो वो क्या होता है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। बस सिंपल हम ये ध्यान रखें, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। अब ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट से क्या होगा, जरा इस चीज को इस जगह समझें। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हमको समझ में आ गया है क्या होता है। अब इसको जरा देखें, सपोज ये एक कंटेनर है, मैं चाहता हूं इसके अंदर सनलाइट को क्या कर लूं, ट्रैप कर लूं। तो अगर मान लेते हैं बाहर से सनलाइट इसके ऊपर आ रही है इस तरीके से, और सनलाइट आ रही है और सनलाइट अंदर आके इकट्ठी हो गई, ठीक है, तो सनलाइट अगर यहाँ इकट्ठी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। यही तो होता है कि अगर हमने क्या बोला कि सिंपल सी बात है, अगर सनलाइट नीचे आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके सनलाइट ट्रैप हो रही है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही चीज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, यही चीज क्या है आपका, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो रिजल्ट है वही चीज क्या है, ये है मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग, कि जो आपका जो ग्लोब है वो गर्म होता जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कि वहां का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो होता है क्या, समझना हल्का सा एक बार। हमने क्या बोला कि ये आपकी अर्थ है, दिस इज द अर्थ सरफेस, अर्थ, ठीक है। और हम अर्थ पे कहाँ रह रहे हैं, अंदर तो रहते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और अंदर तो आपके मेंटल कोर ये सब चीजें हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, तो हम इसके ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर यहाँ पर। और इसी के ऊपर हम जानते हैं यहाँ पर एक लेयर है किस चीज की, गैसेस की। मोस्टली कौन सी गैसेस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की एक लेयर है इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है ना। चलो ये लेयर बना लो पूरी इस तरीके से,
अब क्या है, क्या होगा, यहाँ पे ऊपर कौन प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट है, सन, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी सनरेज आएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, साथ में यहाँ पे क्लाउड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लाउड्स भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो क्लाउड्स क्या करेंगे, अप्रोक्स टू 1/4 पार्ट, कितना पार्ट, अप्रोक्स टू 1/4 पार्ट ऑफ द सनरेज वो क्या कर लेंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, आएगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर दी, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो अप्रोक्स टू 1/4 मतलब कि 25% पार्ट तो क्या हुआ, ये क्लाउड्स ने यहाँ पर क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अगर ओवरऑल हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है या क्लाउड्स पर और रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है चीजें, ठीक है, तो हमने बोला कि 25% तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और जो बची हुई 25% थी वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, तो बची कितनी है, 50%। तो 50% जो सनरेज थी वो कहां तक पहुंची, आपके अर्थ तक पहुंची। तो अब क्या होगा, जब ये इधर से आएगी इधर, तो अर्थ क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वी नो दैट अर्थ की जो सरफेस है दैट इज गुड एब्जॉर्बर, क्या है वो, गुड एब्जॉर्बर बट बैड रिफ्लेक्टर। क्या समझना वर्ड मैंने क्या बोला है, अगर ये अर्थ सरफेस जो है वो गुड एब्जॉर्बर है, तो अगर कोई भी चीज गुड एब्जॉर्बर है तो ऑब्वियस सी बात है बैड रिफ्लेक्टर होगी नहीं होगी, ठीक है, सही बात बोला अपन, बैड रिफ्लेक्टर है तो अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना, साथ में इट इज अ गुड एमिटर, एमिटर मतलब कि बाद में एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के कुछ टाइम बाद अगर उसको वापस बाहर निकालना है दैट इज नॉन एज एमिशन। तो गुड एब्जॉर्बर बट बैड रिफ्लेक्टर बट गुड एमिटर। तो जब सनरेज यहां पर आएगी तो जो शुरुआत में जो सनरेज यहां पर आई है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, छोटी वेवलेंथ होगी, छोटी वेवलेंथ की आई है, सब जब यहां पर आगे टकराएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले यहां पर बोला वी नो दैट E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। शुरुआत में वेवलेंथ क्या है, कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो ऑब्वियसली बात है इसकी लाइट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी से आ रही है, जब इस चीज से टकरा जाएगी तो कुछ अपनी एनर्जी को क्या कर देगी, लूज कर देगी। तो अगर एनर्जी को लूज करेगी तो मतलब कि मैं बोल सकता हूं अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा हो जानी चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो जब ये वापस जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब जो एमिशन होगा यहां से बाद में वहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि मुझे बोलना चाहिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो आपकी वापस गई है सनरेज, ठीक है ना, वो क्या करेगी, यहाँ पर जो ये कवर है CO2 का, ठीक है, तो ये क्या काम करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को, इस ज्यादा वेवलेंथ की रेज को वापस से ऊपर नहीं जाने देगी। तो मतलब कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहीं पर ही जो आपकी सनरेज थी वो यहीं पर इकट्ठी हो जाएगी, सारी यहीं सब यहीं इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीटिंग इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी आपका क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया, जो सनरेज आ रही थी जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था अर्थ का, तो अर्थ ने क्या किया, उसको रोका, सनरेज को, सनलाइट को रोक के रखा कुछ टाइम, बाद में जब एमिशन किया तो वहां पर CO2 के कवर होने की वजह से वहां पर जो आपकी वेव थी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वापस नहीं जा पाई और उन्होंने उसको एब्जॉर्ब करके वापस री एमिट कर दिया टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ये लो, ठीक है। तो मतलब कि जो आपकी बेसिकली यहाँ पर तो रुक गई थी 50% और जो बची हुई यहाँ आई थी 50% वो अब यही घूम रही है, बस इसी जगह पर नहीं घूम रही है, वापस वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल ही नहीं पा रही स्पेस में। और अगर वो चीज एटमॉस्फेयर में बाहर स्पेस में नहीं जा पा रही है तो मतलब कि यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये 100% नहीं बोलते पूरी 50% ही यही घूम रही है बार बार, नो डाउट कुछ चली भी जाती है, बट हम एवरेज लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में अच्छा जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो इस चीज को, क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना,
तो अब देखें आगे थोड़ा सा, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि भाई ठीक है कि यहाँ पर आपकी पहले शुरुआत में ज्यादा लाइट एनर्जी की आई, फिर जब टकराई तो एनर्जी थोड़ी कम हो गई। तो ये बात हमको समझ में आ गई। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, क्या होता है जरा देखना इसका। आप देखते हो कई बार बहुत से बच्चे जो होते हैं, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी बच्चे को कार के अंदर सुलाते हैं और उसे सारे शीशे चढ़ाकर अंदर शॉपिंग करने चले जाते हैं। जब आके देखते हैं तो बच्ची की डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों, समझना इस चीज को। सपोज दिस इज अ कार, पैक है पूरी, इसके अंदर जो आपकी विंडशील्ड चढ़ी हुई है सारी, मतलब विंडशील्ड से सारी और इसके कांच सब चढ़े हुए हैं। तो अब क्या होगा इसके अंदर, हमने बोला सनरेज इसके ऊपर गिरेगी, एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो वेवलेंथ क्या है, कम है। कम वेवलेंथ के अंदर तो आ जाएगी, बट एनर्जी क्या हो जाएगी, अंदर आने के बाद कम हो जाएगी। अब एनर्जी अंदर कम हो जाएगी आने के बाद, तो वो वापस बाहर नहीं जा पाएगी। तो अंदर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कार का बढ़ता चला जाएगा, सफोकेशन वाली कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएगी अंदर ही अंदर, ठीक है। और बच्चा सांस भी ले ही रहा है, तो CO2 के अंदर उसकी CO2 कंसंट्रेशन धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, सफोकेशन की वजह से भी उससे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट यहाँ जो अंदर टेम्परेचर बना, दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या ये बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है। चलो, तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर हम बेसिकली बात करें तो हमने सिंपल यही बोला है कि एक तरीके से हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, दैट इज ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ गैसेस दैट आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है कौन कौन सी है आपकी, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, N2O है। तो इसके अंदर ध्यान रखना जो मैक्सिमम पोर्शन है जो ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा है आपका, ये वाला है। कौन सा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर भी हो सकती है, मीथेन की भी हो सकती है, CFC की हो सकती है, N2O की भी हो सकती है। ये आपका NCERT डायग्राम है, इसलिए इसको अपन को ध्यान रखना है। अब अपन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अपन देखें सिर्फ NCERT लाइन से कुछ ध्यान रखें। The trapping of radiation in lower atmosphere due to greater transparency of the atmosphere to lower wavelength की आ तो सकती है। इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन थी लोअर वेवलेंथ की थी, और लोअर वेवलेंथ की थी तो एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, E इज इक्वल टू hc/λ। तो वेवलेंथ लोअर है तो एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। Then to reflected higher wavelength radiation emitted from the earth surface is referred as greenhouse effect, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। Clouds and gases reflect about 1/4 of the incoming solar radiation and absorb some of it, तो मतलब ओवरऑल 50% मान के चलो अप्रॉक्स, है ना। But almost half of the incoming solar radiation fall on earth surface, hitting it, while a small portion is reflected back. हीट कर रही है पहले, उसको बहुत कम पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर बट तो नहीं लगाना चाहिए, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर, ठीक है। देन अर्थ सरफेस re-emits heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into space as atmospheric gases absorb a major fraction of it, that are the carbon dioxide and methane। और बार बार जब इसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर बन चुकी है CO2 एंड CH4 की यहाँ पर, तो जब यहाँ से जाएगी एब्जॉर्ब करेगी, वहां पर री-एमिट करेगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी, फिर री-एमिट करेगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी, ये फिर री-एमिट करेगी। तो उसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखें। ये हमने देख ही लिया कि मेजर पोर्शन कौन सा है, ध्यान रखना है इसको, प्लीज 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 डायग्राम को ध्यान रखना। एग्जाम आने के चांसेस पूरे हैं, टेस्ट में तुम्हें दूंगा ही दूंगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, अब देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो भी आते हैं उसके इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, प्रेजेंटली सबसे खतरनाक कंडीशन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की ही चल रही है। ऐसा क्यों भाई, हम क्यों परेशान हुए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, जरा बताना, सोचो जरा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो अगर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो गया तो वहां का जो वाइल्ड हैबिटेट है वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी भाई, जरा बताओ, क्या बोला अपन, क्या अगर वहां से ग्लेशियर्स क्या मेल्टिंग होना स्टार्ट हो भी रही, चल भी रही है अभी, तो उसकी वजह से सी लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरी चीज कंटिन्यू करते हैं। अगर सी लेवल बढ़ गया तो जो कोस्टल एरिया से बड़ी बड़ी सिटीज है जहां से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है, जैसे कि हम बात करें सिडनी, ठीक है, मुंबई,
फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हम बात कर सकते हैं और भी, जैसे जापान तो पूरा ही कंप्लीटली एक तरह आइलैंड की तरह वर्क करता है, ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। जापान में तो मतलब कोस्टल एरियाज भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, चाइना की बहुत से कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, जो आपका फ्लड्स यहाँ आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब सुनामी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर के अंदर अगर पिघलेगा ग्लेशियर एक साथ तो उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, तो जो कोस्टल एरियाज की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वो किसी जगह सबमर्ज हो जाएगी, तो देयर आर द चांसेस कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है। तो इसी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो अभी प्रेजेंटली सबसे हॉट टॉपिक यही चल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास किसी के पास वो शानदार इलाज है कि भाई हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसकी वजह से ग्लेशियर की मेल्टिंग क्या हो जाए, कम हो जाए, तो तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना पक्का है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। राइज इन सी लेवल, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ओनली। सी लेवल में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। सी लेवल का अगर राइज हो गया, रिवर्स के अंदर फ्लड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सी लेवल अगर राइज भी हो रहा है तो एक्वेटिक हैबिटेट भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाइपरलिम्नियन, मेटालिम्नियन, एपिलिम्नियन वाली जो कंडीशन है आपकी रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, तो वो क्या आएगी, इफेक्ट होगी, ठीक है। चल, चेंजेस इन द साइकिल ऑफ रेन, अगर अपन बात करें रेन की जो साइकिल है, कि जिस तरीके से जहां से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन होने का इवोपरेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि जो एनुअल जो आपका बेसिकली एवरेज जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से इसमें चेंजेस आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि गर्मियों के सीजन के अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड गर्मियां चलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर मान लो अपन ने कि बारिश ज्यादा हुई किसी टाइम पर, क्योंकि अगर बोला मैंने सी लेवल के अंदर, और हमें बात करें रिवर्स एंड फ्लड्स जो है, उसकी वजह से कहीं की वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अगर वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर रेन कम हो गई तो जरा इस चीज को सोचना कि आने वाले टाइम पर वहां पर जो वेजिटेशन है उसमें जो अगर रेन कम होगी तो क्या होगा, वहां पर जो रिवर्स हैं, जो पॉन्ड्स है, उसके अंदर पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो एक्वेटिक हैबिटेट डिस्ट्रॉय होगा। अब पानी अगर कम है तो इवोपरेशन भी कम होगा। अब इवोपरेशन कम होगा तो फिर अगेन रेन कम होगी। तो ओवरऑल पूरी साइकिल पूरी क्या होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो पूरी एक इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्लड्स आना, ये ऑब्वियस सी बात है। इन सब की कॉन्सिक्वेंस कौन सा है आपका, फ्लड्स आ जाना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है, मतलब कि अगर CO2 लेवल बढ़ता चला गया तो क्या हो जाएगा, एक हद तक आपका क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। C3 प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर रेट तक आपका क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन जो आपका फोटोसिंथेसिस है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। C3 एंड C4 के बारे में सर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, किसके अंदर क्रेन एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, कहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होगा, कहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो जहां तक अपन एक चीज को देख चुके हैं कि भाई ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या होगा, किस किस तरीके से आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करे, क्या क्या कॉज करेगा, कैसे कि आपके ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी। ठीक है, जल्दी से इसको अपन क्या करें, कॉपी करें फटाफट। हाँ, तो आगे देखें। अब क्या है, बेसिकली हमको ये देखना है, यहाँ पर हमको देखना है बेसिकली क्या है, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और कुछ प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, कुछ MOU साइन किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कि किस तरीके से हमको आगे फॉरवर्ड चलना है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम एनवायरनमेंट को बचा के छोड़ सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो अगर इसके अपन बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो एक अर्थ समिट हुआ था, कहाँ हुआ है, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर इन 1992। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिंपल बस यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या बोला, उन्होंने सिंपल सी बस ये एक कॉमन उनका पॉइंट एजेंडा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसके एमिशन को कम से कम करना है। तो अब एमिशन कैसे कम किया जाए, जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके, हम बात करते हैं जैसे कि एसीज हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम बात करें तो ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। CH4 अगर अपन बात करें तो CH4 जो मीथेन गैस है वो आपकी बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, उसकी वजह से उसी से CO2 रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो जितनी भी जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को कम से कम करना है। तो ये इनकी ट्रीटी के अंदर इन्होंने साइन किया था। दूसरी चीज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल में कर लिया तो उससे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है
उसमें क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस आएंगे, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय होंगे, और अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुए तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आएंगे। किसी पर्टिकुलर जगह, जैसे हमने बोला पोलर बियर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पर पोलर बियर की अगर वहाँ से एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर का जो हैबिटेट है उसके ऊपर जो भी दूसरे डिपेंडेंट है या वो जिस पर डिपेंडेंट था, तो जो बेसिकली प्रे है, प्रे की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि प्रीडेटर क्या हो चुका है वहाँ पर, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है तो कहीं ना कहीं हमको उसके हैबिटेट को क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। तो इस समिट के अंदर क्या किया था, इन सब ने डिफरेंट कंट्रीज ने बैठकर कुछ MOU साइन किए थे कि भाई ठीक है हम आगे ऐसा करेंगे, हम हमारे एमिशन को इतने % तक कम करेंगे। जीरो नहीं बोल सकते हैं ये, क्योंकि ये भी पता है कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, तो एकदम से सब चीज़ कट ऑफ नहीं होगी, तो धीरे धीरे इसको हम कम करते जाएंगे, एमिशन हम कम करते जाएंगे। इसके बाद आया आपका कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में कहाँ पे हुआ था, ये आपका जापान के अंदर हुआ था इन 1997 इन द सिटी डेट इज नॉन एज द क्योटो। यहाँ पर क्या था, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए काम में लिया गया था इसको, मतलब कि यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से हमको क्लाइमेट को कंट्रोल करना है, मतलब कि किस तरीके से क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस जो सडन है, जिसको पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अभी तक, हमें ये नहीं पता लगता। जैसे हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे इस बार सर्दी ज़्यादा, इस बार गर्मियाँ ज़्यादा पड़ी है तो बारिश भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ हमको पता है गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से इवोपरेशन ज़्यादा होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कई बार क्या हुआ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा कम हो गई, बारिश बहुत लंबे टाइम के लिए चल रही है, बिना मौसम की बारिश हो रही है। तो ये जो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, डेट इज ऑल ड्यू टू द ह्यूमन इंटरवेंशन, हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है सारा। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो पहले के टाइम पर जो टेम्परेचर हमारा 42 43 डिग्री सेंटीग्रेड समर में हम बहुत ज़्यादा मानते थे, प्रेजेंटली वही टेम्परेचर 50 52 पर 51 तक चला जाता है कई बार। तो हम क्या बोलते हैं अब कि पहले के ज़माने में गर्मियाँ बहुत इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, अब ज़्यादा होने लग गई। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, या हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों चेंजेस आ रहा है? क्योंकि हमने CO2 का एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, एग्जॉस्ट जो CO2 की फॉर्म में बहुत ज़्यादा निकल रहा है, चिमनी से जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ऐसी गैसेस बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होती जा रही है एनवायरनमेंट में, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्लाइमेट में चेंज आता जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, अब और भी हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हुआ, रिलीज हुआ रेफ्रिजरेटर से और एसी से, वो सीधा जाके जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है उसका क्या डिसरप्चरिंग करेगी। ठीक है, उसके जो रप्चरिंग स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन अर्थ पर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अर्थ पर अगर यूवी रेडिएशन पहुंचेगी तो और साथ में इंफ्रारेड रेडिएशन पहुंच ही रही है, तो उसकी वजह से हाई एनर्जी रेडिएशन अर्थ पर आ रही है, और हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही है तो एक्वेटिक लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ सब अफेक्ट होगी। तो अगर कहीं ना कहीं एक्वेटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ, जैसे प्लांट्स भी आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ में, दोनों में, तो अगर प्लांट्स पर इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से क्लाइमेट में, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के क्लाइमेट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अर्थ समिट किस पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहना बहुत है, जोहान्सबर्ग में इन साउथ अफ्रीका इन 2002। यहाँ पर क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल कि प्रेजेंटली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूज में लेना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रह सकें, कि वो भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स से बेनिफिटेड फॉर्म में रह सकें। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि यार अगर हमको सपोज हमारे पास अभी सॉइल है और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ क्या हो, कम से कम हो। अगर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम हुआ तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उसको भी ऐसी सॉइल मिलेगी इसकी वो फर्टाइल है। बट अगर हमने क्या किया, वहां पर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डाल दिया, हमने सॉल्टिंग बहुत ज्यादा हो गई वहां पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो बैरन लैंड बन जाएगी एक तरीके से। ठीक है, और क्या है, जैसे कि हम बात करें पेट्रोल एंड डीजल, तो पेट्रोल डीजल के हम क्या चाहते हैं कि हम इसको अभी इस तरीके से यूज में लें, एक प्रॉपर तरीके से काम में है तो यूज में ले, नहीं तो यूज में ना लें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उससे बेनिफिट ले सके, क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल है बहुत अच्छे फ्यूल है। ठीक है, या फिर हम अभी और क्या करना चाहिए, हमको पेट्रोल एंड डीजल के सब्सटीट्यूट्स ढूंढने चाहिए।
क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी किस पर कम हो जाएगी, पेट्रोल एंड डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमेशा एक ही टाइप की क्रॉप नहीं ग्रो करनी है, क्योंकि अगर एक ही टाइप की क्रॉप हम ग्रो करते चले गए तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का जो मिनरल है, जो वो क्रॉप सबसे ज्यादा यूज में लेती है, उस मिनरल की डेफिशिएंसी आ जाएगी उस सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये सब बहुत से डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलो याद करने वाली बात है भाई, डेट याद करना है, कहां पर हुआ था और कौन सा समिट किस जगह हुआ, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब हमारे याद करना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी है। आगे देखें, कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली। अब ये थोड़े एनसीईआरटी में है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, समझना इस चीज को। हम ऐसा मानते हैं कि दिल्ली जो क्या है हमारी कैपिटल है, नो डाउट फाइनेंशियल कैपिटल तो हमारी मुंबई है, बट दिल्ली इज द कैपिटल है ना, मेन कैपिटल है। तो दिल्ली में क्या है, बेसिकली हम एक चीज जानते हैं कि वहां पर ग्रीनरी पहले बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी, पहले मतलब ग्रीनरी वहाँ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो अगर दुनिया की 41 कंट्रीज जो मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेड कंट्रीज थी, उसमें एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि दिल्ली को 4th रैंक मिल गई, 4th रैंक मिल गई थी पॉल्यूटेड कंट्रीज में, 4th रैंक मिल गई कि पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर, कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में 4th रैंक पे दिल्ली आ रही है। और हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कई बार आते रहते हैं, ठीक है, PIL कई बार आप दायर करते हैं तो उसमें कई बार ये बताते हैं कि आप दिल्ली की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए। रिसेंटली तुमने अभी देखा होगा कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने क्या किया, ऑड इवन को भी अप्लाई किया कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन नंबर की चलेगी। तो ये सब क्यों करते जा रहे हैं, वो इसलिए करते जा रहे हैं ताकि वहाँ के जो पॉल्यूशन है उसको क्या किया जाए, उसको एक परमिसिबल लेवल के पर लेकर आया जाए ताकि पहले से कम हो सके। अब क्या है, पहले इतना ज्यादा क्यों हुआ पॉल्यूशन, रीजन था वहां पर मोस्ट ऑफ द जो भी व्हीकल्स थे वो कैसे थे, डीजल पे चलते थे या पेट्रोल पे चलते थे। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, डीजल और पेट्रोल जो है ना क्या कहते हैं जो बर्निंग होती है तो काफी उसके अंदर लेफ्ट अनबर्न, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन बहुत से क्या है अनबर्न रह जाते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं, क्यों ना अपन पेट्रोल डीजल के सब्सटीट्यूट लो, दैट इज द CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या चीज थी कि वो एफिशिएंटली जलती थी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी और वो कंप्लीटली बर्न होती थी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होने के चांसेस थोड़े कम होते थे एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसको जो डीजल पे चलती थी, लो फ्लोर बसेज एंड जो भी सिटीज की जो मिनी बसेज जो भी चलती थी उन सबको उन्होंने CNG में कन्वर्ट किया। सबसे पहला काम तो ये किया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम 4 व्हीलर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, 4 व्हीलर्स को जो आप चाहते हैं कन्वर्ट करना चाहते हैं करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, CNG में चलाया। फिर जो आपके 3 व्हीलर्स होते हैं, जो आपके रिक्शा की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना अपन ऑटोस की बात कर रहे हैं, उसको भी CNG में कन्वर्ट किया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, इस कन्वर्जन की हेल्प से क्या हुआ, पॉल्यूशन के लेवल काफी हद तक कम हो गया। अब क्या है, दिल्ली में हम जानते हैं कि दिल्ली में इतनी ज्यादा मतलब हम बात करें कार्स एंड बाइक्स हैं इतनी है कि अगर अपन और किसी स्टेट की भी मिला लेना तो उससे भी ज्यादा आपको दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली का केस स्टडी करना इतने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले उन्होंने क्या स्टेप लिए, सबसे पहला स्टेप लिया कि जो भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां थी उसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, CNG के अंदर। नो डाउट इंजन के अंदर माइनर चेंज किया गया, छोटा सा माइनर चेंज से हेल्प से आप अगर CNG में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाई इट इज बेटर देन डीजल? Why? CNG burns most efficiently unlike petrol and diesel in the automobiles and very little of it is left unburnt. Moreover, CNG is cheaper than petrol और diesel, मतलब कि इसका जो प्रोडक्शन है वो चीपर है as compared to petrol and diesel. Cannot be siphoned off by thieves and adulterated like petrol और डीजल। मतलब पेट्रोल और डीजल के अंदर तो एडल्टेंट्स का भी यूज में लिया जाता है। एडल्टेंट्स का मतलब कि क्या है, क्या होता है, जो भी आपके अंदर मिलावट वाली बोलते हैं, मिलावट जो हो रही है तो मिलावट को हम एडल्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिलावट की जा सकती है किसके अंदर, पेट्रोल और डीजल के अंदर, बट अगर अपन बात करें CNG के अंदर कोई आप किसी भी चीज की मिलावट नहीं कर सकते। और हम बात करें तो चोरी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू क्या है ट्रांसफर की जाती है इधर से उधर। तो सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को क्या काम करना पड़ा कि अगर उसको CNG में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसको CNG पंप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो CNG पंप इंस्टॉल करने तो उसको पहले एक पाइपलाइन का जाल बनाना पड़ेगा पूरी सिटी के अंदर, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है CNG जा पाएगी, एक पंप से दूसरी पंप की तरफ।
थोड़ा नो डाउट उस टाइम पर थोड़ा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैवी काम था ये थोड़ा, बट ठीक है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को सोचते हुए देखा गया तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। और अभी प्रेजेंटली और सिटीज़ के अंदर भी ये काम चल ही रहा है। सीएनजी आपको मोस्टली हर सिटी से मिल जाएगी प्रेजेंटली, कोटा में भी है भाई, ठीक है। चलो आगे बात करें, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि अगर 10 साल से पुरानी, मैं क्यों ना प्रिसाइज डेटा बता रहा हूँ तुमको, कि बेसिकली 15 साल बोला हुआ है बेसिकली, अभी प्रेजेंटली 10 किया है उसको, उससे पहले ये कहा था कि 15 साल से पुरानी अगर कोई गाड़ी है जो डीजल पे रन कर रही है तो उसका लाइसेंस उसका क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो उस लायक नहीं है कि वो रोड पे चले, क्योंकि उसकी वजह से जो स्मोक निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये काम भी उन्होंने किया, उन्होंने ये बोला कि जो डीजल की गाड़ियां हैं उसको बनाना बंद करें। जैसे बहुत सी अभी इंडियन कंपनीज हैं जो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अब आने वाले टाइम पर पेट्रोल वो अब डीजल की गाड़ियां नहीं बनाएंगे, वो किसकी बनाएंगे, ओनली इलेक्ट्रिकल और सीएनजी और द पेट्रोल, ठीक है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज है। चलो, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल। अब जरा बताना ये अनलेडेड पेट्रोल वाली बात कुछ याद आ रही है कल के लेक्चर से, हमने क्या बोला था, अनलेडेड पेट्रोल, क्योंकि जो लेड होता है वो क्या काम करता है, प्लेटिनम पैलेडियम जो बेसिकली आपके कैटलिस्ट होते हैं उनको क्या कर देता है, ये क्या करता है, तो डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से, जबकि वो प्लेटिनम पैलेडियम क्या काम करते हैं, जो मोर हार्मफुल पॉल्यूटेंट है उसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये डीएक्टिवेट कर दिया इसने, लेड ने, तो जो मोर हार्मफुल था वो हमेशा मोर हार्मफुल ही रह जाएगा। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, लो सल्फर क्यों, क्योंकि अगर सल्फर ज्यादा रहा तो सल्फर जब बर्न होगा तो ये अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, और अगर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा तो वो भी पॉल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, प्लेटिनम एंड पैलेडियम इन व्हीकल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स। मतलब कि हमेशा हम जानते हैं एक चीज कि कई बार तुमने देखा होगा कि कई बार वैन खड़ी रहती है पेट्रोल पंप के बाहर, वहां लिखा हुआ होता है क्या, प्रदूषण जांच केंद्र, ठीक है ना, वैन लिखा होता है ना। कई बार तो हम बोलते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, कई बार जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि भाई ठीक है आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बताओ, आप उसको दिखाते हो कि ठीक है भाई आपके इसमें जो स्मोक है इतना निकल रहा है, कि ठीक है इसमें इतने पार्ट्स पर मिलियन ये है, इसके अंदर ये है, कि ठीक है आपकी गाड़ी या बाइक आपकी फिट नहीं है रोड पर चलने के लिए, अभी आप इसको पहले सही करवाएं, नहीं तो आपकी पेनल्टी इतनी लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, more stringent norms for fuel means steadily reducing the sulfur and aromatic content in the petrol and diesel fuel. Euro 3 norm, for example, stipulate that sulfur be controlled at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol. Parts per million, million का मतलब ध्यान रखना कितना होता है, 10 लाख होता है। पर 10 लाख कितना होना चाहिए पार्ट्स, 150 पार्ट्स। वैसे कितना होने चाहिए, 350 पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर ये बात आ गई कि हमें कुछ भी नहीं करना है, कि सल्फर का जो कंटेंट है वो कहां तक लेकर आना है, 350 पार्ट्स पर मिलियन और 150 पार्ट्स पर मिलियन इन द पेट्रोल और इसी इन द डीजल, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुछ नॉर्म्स चलते हैं, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, ये यूरोप कंट्रीज के हिसाब से कुछ नॉर्म्स हैं, और यहाँ पर इसी का नाम दे दिया इंडिया के अंदर BS1, BS2, BS3, BS4, BS6, BS5, भारत स्टेज। तो इसके अंदर क्या है, कुछ इंजन के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, पेट्रोल के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और बताया जाता है कि इतना पार्ट्स पर मिलियन पेट्रोल में होना चाहिए, इसके इंजन में ये वाले कैटालिटिक कन्वर्टर हम लगा के रखने, कुछ एडवांस कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाएंगे, लेड फ्री पेट्रोल यूज में लिया जाएगा, अगर लेड इसके अंदर होगा तो डिटेक्ट करना आसान होगा। बहुत से ऐसे नॉर्म्स है, इसको अप्लाई किया गया तभी जाकर वो क्या है, आपके बाइक आपके मार्केट में, कार आपके मार्केट में सेल आउट होती है। तो तुमने कई बार देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही, अराउंड 1 ईयर पहले ही एक 2 व्हीलर थी, उस 2 व्हीलर की जो कंपनीज थी उन्होंने सबने अराउंड 20,000 का कंसेशन देके अपनी बाइक्स को निकाल दिया, सेल आउट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो BS4 इंजन था वो अब अपग्रेड हो रहा था BS5 के अंदर, तो BS4 वाले जो थे वो थोड़े पुराने कंडीशन वाले थे, तो नए को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसी वजह से उसको पुराने वाले को कम दामों में ही बेचा गया, ठीक है। चलो आगे देखें, अगर aromatic hydrocarbon are to be contained at 42% of the concerned fuel. The goal according to the roadmap is to reduce sulfur, कितना लेकर आना है, 50 पार्ट्स पर मिलियन पे इन पेट्रोल एंड डीजल, एंड ब्रिंग डाउन टू लेवल ऑफ 35%।
ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो असली गोल जो है वो कितना है, 50 पार्ट्स पर मिलियन पे हमको लेकर आना है सल्फर कंटेंट को। ये हमारा गोल है। ध्यान रखना ये पूरा आपका एनसीईआरटी की लाइन है, इससे याद रखना है ऐसे कैसे एनसीईआरटी, याद रखना है भाई ऐसे कैसे एनसीईआरटी। इसी वजह से यहाँ पे लिए ताकि क्या हो जाए आसानी से आप इसको समझ सको। ठीक है, जल्दी करो फटाफट। आगे देखें, चलो अब क्या है, हमको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, डेट इज द ओजोन डिप्लीशन। अब मुझे एक चीज बताओ, ओजोन डिप्लीशन क्या है। हमने बोला कि स्ट्रेटोस्फेयर है ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर, जहां हम रह रहे हैं वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, यहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है। मतलब कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जो विड्थ है डॉप्सन यूनिट के अंदर कैलकुलेट की जाती है। ये क्या है, यहां पर ओजोन O3 है। नो डाउट O3 आपको ट्रोपोस्फेयर में भी मिल सकती है। तो O3 जो आपको ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी दैट इज बैड ओजोन। ये हमारे लिए क्या है, टॉक्सिन का काम करेगी। ये हमारे लिए कैसी है, गुड ओजोन है, ये फ्रेंडली है। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं यहां से जो यूवी रेडिएशन गिरेगी ऊपर से सन की तरफ से आएगी, उससे यह अर्थ को बचा के रखेगी। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है ये उससे बचा के रखेगी ये। ठीक है, तो मतलब कि इट इज एक्टिंग एज ए शील्ड, कि अर्थ को शील्ड की तरह ये बचा के रख रही है ताकि यूवी रेडिएशन नीचे तक नहीं आ सके। बट ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, यूवी रेडिएशन यहां तक पहुंचती है। तो अगर अपन बात करें यूवी रेडिएशन, जो हम 3 टाइप के पढ़ते हैं, यूवी रेडिएशन ए, UV radiation A and UV radiation B and UV radiation C। ये तीनों रेडिएशन जो है आपकी UV रेडिएशन A, B एंड C। तो अगर इसकी अपन बात करें तो वेवलेंथ की अगर अपन बात करें तो बेसिकली आपको जो UV रेडिएशन A है, क्या UV रेडिएशन A है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, उससे कम B की और सबसे कम किसकी होगी, C की। समझना कैसे, हमने बोला एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो अगर इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। और इस वाले की C की एनर्जी क्या है, वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होगी। बट ये वाली जो रेडिएशन है UVC, ये तो पूरी यहीं पर ही एब्जॉर्ब हो जाती है भाई। बट जो इंटरमीडिएट वाली है वो अर्थ तक पहुंचती है। तो यूवी रेडिएशन ए भी पहुंचेगी, बी भी पहुंचेगी। तो जो टेरेस्ट्रियल मोड तक पहुंच रही है उसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे लिए कौन सी होगी, यूवी बी होगी। बट अगर तीनों की केस में देखें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, यूवी सी, जो यहां पर ही रुक जाती है, कुछ बहुत ही माइनर अमाउंट में नीचे तक आती है। बट अगर टेरेस्ट्रियल मोड में बोले तो हमारे लिए सबसे खतरनाक कौन सी, यूवी बी है। क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी, अगर अपन सी की बात करें तो सी की एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी सबसे कम। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, चलो आगे देखें। अब देखो, नेचुरली देयर इज अ बैड ओजोन एंड गुड ओजोन। एक बैड ओजोन भी है और एक गुड ओजोन भी है। बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, that harm plant and animals. There is good ozone also. This ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere and it acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun. इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि ओजोन दो टाइप की, ओजोन क्या है, दो टाइप की, एक तो बैड ओजोन और एक गुड ओजोन है। बैड ओजोन कौन सी है, जो आपके ट्रोपोस्फेयर में बन रही है, ठीक है, और एक कौन सी गुड ओजोन है जो कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है। ठीक है, जल्दी कॉपी करें फटाफट इसको। हाँ तो बच्चों आगे देखें। क्या देखना है बेसिकली हमको, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कि ओजोन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सिंपल, जब ऑक्सीजन एटम के ऊपर, जब आप स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो वहां पर अगर जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेडिएशन गिरेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन दो नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू नेसेंट ऑक्सीजन एंड दीस टू नेसेंट ऑक्सीजन आर हाईली अनस्टेबल। तो वहां पर जैसे ही हाईली अनस्टेबल नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो फटाफट किससे बाइंड करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, एंड इट विल फॉर्म द
O3, क्योंकि वहां पर जो आपका प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फेयर के कंपेरिजन में वहां प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर में ये चीज आसानी से क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। अब क्या होता है, जब ये O3 फॉर्मेशन हुआ तो इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, तो डिप्लीशन कैसे है, क्योंकि सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कहां से रिलीज हो रहा है, आपके रेफ्रिजरेटर एसी से यहां से जो रिलीज हो रहा है, वो क्या काम करेगा, वो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन फ्री रेडिकल में टूटेगा और ये Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और यही Cl फ्री रेडिकल वो किससे रिएक्ट करेगा, जाकर आपका ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, और ओजोन के रिएक्ट करके यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा किसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और नेसेंट ऑक्सीजन फटाफट किससे बाइंड कर जाएगा, आपका क्लोरीन के साथ बाइंड कर जाएगा। तो ClO डॉट और यहाँ पर क्या बन गया, आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन गया, मतलब Cl ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन चुका है और यहाँ पर क्या बन गया, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये आप किससे बाइंड करेगा, सिंपल नेसेंट ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और क्या Cl तो फ्री फॉर्म में वापस निकल जाएगा रेडिकल फॉर्म में और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ओजोन थी वो फाइनली O2 में अलग हो गई है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन था वो आपके किसके साथ बाइंड अप हो गया है, यहाँ पर O के साथ बाइंड हो गया और Cl फ्री रेडिकल की फॉर्म में अलग निकल गया है। मतलब कि Cl खुद डिग्रेड नहीं होगा, वो क्या काम करेगा, O3 को O2 के अंदर कन्वर्ट करता चला जाएगा बस। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपकी ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वहां पर ओजोन के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाएंगे, तो उसकी थिकनेस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब ओजोन की थिकनेस जो कम हो रही है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। और ये जो ओजोन डिप्लीशन है इसकी वजह से एक प्रोमिनेंट फॉर्म में एक होल आपको नजर आना स्टार्ट आप देख सकते हैं, मतलब कि दैट इज एंटार्क्टिका ऑफ द आर्कटिक रीजन। वहां पर हम ये नहीं बोलते कि एक गोल निशान नजर आ जाता है, हम यूं बोल सकते हैं वहां पर कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पर ओजोन की जो लेयर की थिकनेस है बहुत ज्यादा कम है। तो वहां पर ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कुछ इस तरीके से है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक ही तरीके का एनवायरमेंट रहता है, तो इसी वजह से वहां पर क्या है, आपके ओजोन होल आपको नजर आएगा। और वहां पर ही यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, वहां पर यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि ओजोन होल जो है उसके ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो क्या है, थोड़ी सी कम है। तो ये एक प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से क्या है, आपका ओजोन आपका ब्रेक हो रहा है, किसके अंदर, O3 जो है वो टूट रहा है आपका किसके अंदर, O2 के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनता जा रहा है। और जो फ्री नेसेंट ऑक्सीजन जो बन रहा है वो आपका जो फ्री आपका नेसेंट ऑक्सीजन जो बना वो हाईली रिएक्टिव है, और वो रिएक्टिव होकर किससे जुड़ जाएगा, इस चीज से यहाँ पर आके जुड़ जाएगा बार बार। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो जो Cl है, Cl फ्री रेडिकल है, इसकी लाइफ टाइम जो होता है वो 131 ईयर्स, हाफ लाइफ टाइम 131 ईयर के अप्रोक्स होता है। तो आप जरा सोचें कि ये जब तक ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और जब तक ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तब तक ये क्या करता रहेगा, जब तक ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तब तक ये ओजोन को डिप्लीट करता रहेगा, उसका ओजोन के मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर्म में ब्रेक करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये देख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो चुका है। और कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 14% डिप्लीशन करवाता है टोटल। नाइट्रोजन ऑक्साइड 3.5%, CH4 हेलोजन, जो हम बात करें हेलोजन में मोस्टली कौन सा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, जिसमें मोस्टली कौन सा आपका क्लोरीन पार्ट। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन के लिए मोस्टली कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका Cl रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक प्रोटोकॉल वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987, जो इफेक्ट हुआ 1989 के अंदर, और इसके अंदर क्या कहा था कि हमें जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको क्या करना है, कम से कम रखना है, उनका यूज कम से कम करना है, जिसकी वजह से क्या हो, जो ओजोन लेयर है वो क्या हो, कम से कम ओजोन लेयर क्या हो, कम से कम डिप्लीट हो, और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एक शील्ड फॉर्मेशन बनी रहे। और लास्ट में अपन ने यहाँ लिख रखा है कि वेवलेंथ है उसकी किस तरीके से, यूवी ए का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम बी और सबसे कम सी। तो हम बोल सकते हैं अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, तो अपनी तबीयत का सब थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और आज के लिए इतना काफी है। कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे नॉइस पॉल्यूशन। कॉपी कर लें फटाफट।